तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। आज जो है हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 3 देखते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला लेक्चर में सेल के बारे में बताए थे, उसके बाद में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि बायोलॉजी का पिता कौन है, उसके ब्रांच कितने हैं, सेल के बारे में बताए थे। दूसरा लेक्चर में जो है वह टिश्यू बता दिए, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आज बताना है। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। और आपको पता है कि हमने पहले से ही हेडिंग लगा दिया है कि जीके एनजीएस पर अंतिम प्रहार। तो चलिए बात को नहीं बनाते हुए बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 1 घंटा जो है आप मन को मार करके, इधर उधर का बात भूल करके, दिमाग को कंसंट्रेट करके और अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन ले लिए होंगे आशा करते हैं। तो हम अपना चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बताना था। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब होता है ना कि फूड जो है वह छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन की प्रक्रिया जो है ना वह कहां से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले डाइजेशन जो है ना वह आपका मुंह से होता है। और इसके बारे में इन डिटेल हमने बता दिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो सेकेंड लेक्चर देख करके आइए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग कहां भोजन को पहुंचाए थे, तो ऑसोफेगस में पहुंचाए थे। चलो लिख दे देता हूं कि ऑसोफेगस क्या होता है। तो ऑसोफेगस का मतलब होता है आपका कि फूड पाइप। ठीक है, इसी को फूड पाइप बोलो या इसी को बोला जाता है ऑसोफेगस। इसका पहला बात होता है कि लंबाई कितना होता है, तो लेंथ मेरे दोस्त इसका 25 सेंटीमीटर होता है। हाइट के ऊपर यह निर्भर करता है, आदमी का जितना बड़ा हाइट होगा उतना ही क्या होगी, इसकी फूड पाइप की लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें एक मोशन होता है, ठीक है, मोमेंट होता है भोजन करने के दरमियान, उसको क्रामानुकुचन क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। इसी को पेरिस्टेलिक मोमेंट बोला जाता है। ठीक है, पेरिस्टेलिक मोमेंट बोला जाता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा आपका क्या, अब हम कहां भोजन को ले जाएंगे, या फूड पाइप के द्वारा भोजन चला जाएगा स्टोमक में। ठीक है, तो स्टोमक में थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से देखिएगा, यह आपका हो गया फूड पाइप। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि अच्छा से पढ़िएगा तो अच्छा से रिजल्ट आएगा, नहीं अच्छा से पढ़िएगा तो रिजल्ट ना बनेगी। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम को बना लेने दो। ठीक है, इस तरह से जो है वह कुछ क्या होता है, यह डायग्राम होता है। यह आपका क्या है, यह जो है आपका फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप के बारे में बताए थे कि यह क्या होता है, इसमें एक मोमेंट होती है जिसको पेरिस्टेलिक मोमेंट बोलते हैं। अब भोजन जो है यहाँ चलाया, पेट का एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियाई। कार्डियाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जस्ट हार्ट के नीचे होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियाई। यहाँ पर क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, HCl का निर्माण होता है। और इसके बारे में लपेट लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। यह करता क्या है, क्या भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को अम्लीय कहां होता है, तो भोजन अम्लीय जो है ना वह होता है पेट के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, भोजन अम्लीय कहां होता है, तो यह पेट के फर्स्ट पार्ट में होता है। एसिड कहां मिलता है, तो HCl में मिलता है। यहां पर जो है ना यह दीवार क्या होती है, इसका बना होता है म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस जो है ना एक तरह का यह हार्मोन्स होता है, जो करता क्या है, HCl से क्या कर लेता है, बचा लेता है। नहीं तो आप HCl हाथ पर लीजिएगा तो हाथ को ही क्या करेगा, खराब करेगा। तो यह जो होगा क्या कि HCl यह पेट को क्या खराब नहीं कर देगा, एकदम कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्डियाई को क्या करेगा, खराब कर देगा। और यही HCl से बचाने के लिए इसका दीवाल क्या होता है, म्यूकस का होता है। तो दीवाल हो गया क्या इसका, तो दीवाल हो गया म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, हार्मोन्स होती है जो बचाता है, किससे, HCl से बचाता है। सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडिक। ठीक है, फंडिक क्या होता है, या सेकेंड पार्ट होता है। कार्डियाक जो है ना वह हो गया आपका क्या, दूसरा पार्ट। ठीक है, कार्डियाक फर्स्ट पार्ट, जबकि फंडिक जो है ना यह हो गया दूसरा पार्ट। इसमें क्या होता है, रूजी लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूजी लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कांटा नुमा संरचना पाया जाता है। कहां पर, तो पेट में कांटा जो है ना वह पाया जाता है फंडिक में। इसी को कांटा नुमा संरचना बोला जाता है, कांटा नुमा संरचना। ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन जो है यहाँ कितना देर रहता है, तो 4 आवर जो है ना वह फूड क्या होता है, फूड स्टोर होती है। अर्थात कहे का अर्थ है कि कार्डियक में जाने के बाद भोजन जो है ना वह HCl से मिल करके एसिडिक बन जाता है। उसके बाद में भोजन चला जाता है कहाँ पर, फंडिक में। और फंडिक में जाने के बाद यह होता क्या है, 4 घंटा भोजन रहता है। और उसके बाद फाइनली कहाँ पर चला आता है, यह भोजन जो है ना यह पाइलोरिक में चला आता है। ठीक है, पाइलोरिक क्या है, तो यह थर्ड पार्ट है। पेट का तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। और यहाँ पर 2 क्या होते हैं,
एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। दो एंजाइम कौन कौन बनता है? तो एक बनता है आपका रेनिन और दूसरा बनता है पेप्सिन, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर क्या है? बच्चा जो है ना दोनों के एक के समझ लेता है। हार्मोन्स का मतलब होता है ना कि यह ब्लड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ब्लड से टच करेगा, ठीक है, या अर्थात ब्लड से टच करेगा तो ब्लड के साथ बहेगा, ब्लड से टच करेगा। जबकि यह हो गया आपका हार्मोन्स। और एंजाइम में जो है ना, एंजाइम में ऐसा नहीं होता है, ब्लड से टच नहीं करेगा, ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना भाड़ में जाए, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड, यदि जो यहाँ पर आया हुआ है कुछ बहुत भी नहीं जानता है तो समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो पाइलोरिक, पाइलोरिक जो है ना यह तीसरा पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। पाइलोरिक जो है वह तीसरा पार्ट होता है। इसमें जो है दो तरह के एंजाइम निकलता है, पहला हो गया आपका रेनिन, ठीक है, और दूसरा का क्या हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बना देता है, अर्थात बच्चा जब दूध पीता है ना तो देखना उल्टी करने के बाद क्या होता है, दूध फट जाता है, इसी आपका एंजाइम के कारण, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाना, ठीक है, दूध से दही बना देता है। जब तुम दूध पियोगे ना तो किस हार्मोन्स के द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा जो है ना वह दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है? तो रेनिन के द्वारा। पेप्सिन से क्या होता है? तो पेप्सिन जो है ना वह प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देता है। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यह प्रोटीन को तोड़ देता है, उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इसी में जो है ना यही क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन किस आपका ग्लैंड से निकलता है? यह पाइलोरिक तीसरा पार्ट है। यहाँ जो है ना यह गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होते हैं, रेनिन और पेप्सिन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। रेनिन से दूध दही बन जाता है और पेप्सिन से प्रोटीन जो है ना वह टूट जाता है। समझ में आई बात? चलिए उसके बाद में और सुनते चलो। यहाँ पर अब जो है ना यहाँ क्या होता है, तो यह जो है ना आपका पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नाशय बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या होता है? लीवर होता है। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यकृत बोलते हैं। इसको हमने बोल दिया इसी में लीवर, ठीक है। लीवर को क्या बोला जाता है? हिंदी में यकृत बोला जाता है। और दोनों को मैं चला लपेट लेने, ठीक है। पेनक्रियाज को क्या बोला जाता है? अग्नाशय बोला जाता है, ठीक है। पेनक्रियाज को अग्नाशय बोला जाता है। पेट, इस पूरा जो है ना यह वाला पार्ट क्या हो गया, तो इसको हम लोग पेट बोलेंगे। पेट को ही उदर बोला जाता है या इसी को स्टोमक बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब चलो हम क्या बताते हैं पेनक्रियाज और लीवर के बारे में, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेंगे, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय यह करता क्या है ना जी, यह जो है ना भोजन को डाइजेशन करने में बहुत हेल्पफुल या अहम रोल निभा करता है, ठीक है। अर्थात कहे का अर्थ है ना कि यह पेनक्रियाज करता क्या है, अहम भूमिका निभाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। भोजन के डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। भोजन के डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, अदा करता है, रोल अदा करता है। कैसे करता है जी? तो यह जो है ना तीन तरह के क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं। लेट इसको हम लोग बोल देता हूं, 3 एंजाइम जो है ना क्या होता है, 3 एंजाइम्स यह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और 3 हार्मोन्स क्या है, एल हो गया, दूसरा का ए हो गया और तीसरा का टी हो जाएगा, ठीक है। लेट हो गया, एल से हो गया आपका लाइपेज, ठीक है। दूसरा का हो गया एमाइलेज, एमाइलेज हो गया और तीसरा का हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज से लिबिन लिबिन याद रखिएगा, लिबिन लिबिन, लाइपेज लिबिन लिबिन, अर्थात जो है ना यह क्या करता है, वसा, उसके बाद में तेल और उसके बाद में घी वगैरह को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज का मतलब होता है यह कार्बोहाइड्रेट को लेकर के तोड़ देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वह मोटा अनाज में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? और ट्रिप्सिन जो है ना यह भी फिर क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देता है। बात समझ में आई? बोलो। तो पहला जो है ना प्रोटीन जो है ना वह पेप्सिन के द्वारा टूटता है, कहां पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। आपका तीसरा ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है पेप्सिन हार्मोन। और पहला प्रोटीन का निर्माण टूटना जो होता है ना वह कहां से होता है, तो यह पेप्सिन से होता है, ठीक है। और दूसरा का जो है ना यह ट्रिप्सिन के द्वारा टूटता है। और एक बात नोट में और लिख लो कि संपूर्ण जो है ना वह प्रोटीन का पाचन जो है ना वह कहां पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। लिख लो, संपूर्ण प्रोटीन का पाचन सबसे ज्यादा कठिन तरह से जो पचता है ना वह आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। संपूर्ण प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होती है, ठीक है। छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में
होती है, किस हार्मोन्स के द्वारा होती है? यह जो है ना आपका होता है इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। इरेप्सिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है प्रोटीन का। पेनक्रियाज का डिस्कवर जो है ना वह किसने किया था? तो खोज जो है ना डिस्कवर यह लैंगरहेंस नामक साइंटिस्ट था, जो कुत्ता के आंत निकाल करके, ठीक है, अग्नाशय निकाल करके और डिस्कवर किया था। लैंगरहेंस साइंटिस्ट क्या किया था? इसका डिस्कवर किया था। इसमें सेल कौन कौन होता है? तो इसमें अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और गामा सेल होता है। खूब पूछता है जी, ठीक है। मिटा दे हम यह वाला, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। देखो कोई कोई को बुरा लग जाता होगा मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो बुरा नहीं लगने देना है, अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है। जो बोल देते हैं कि बाहर में जाए, तो आपके लिए बोलते हैं कि यहाँ पर देखो अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो इतना तेज बता रहे हैं तो ऊपर से तो बाउंस कर ही जाएगा जी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा से पढ़िए और किताब छोड़ करके कॉपी लेकर के बैठिए, ठीक है। डिस्कवर जो है ना वह किसने किया था? लैंगरहेंस नामक साइंटिस्ट किया था। इसमें अल्फा बीटा और गामा सेल होता है। अल्फा सेल क्या करता है, बीटा सेल क्या करता है और गामा सेल क्या करता है? अल्फा सेल से जो है ना वह ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, यह बढ़ा देता है, अर्थात यह ग्लूकेगान हार्मोन निकलता है। ग्लूके लिखा है, ग्लूकेगान जो है ना, ग्लूकेगान हार्मोन से कहां से प्रोड्यूस होता है? तो यह जो है ना आपका अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। यह करता क्या है? ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। उसके बाद में बीटा सेल से क्या होता है? यहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है, ग्लूकोज को लेवल को घटा देता है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन बढ़ा देता है तो गलत हो जाएगा, ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है, ठीक है। शुगर के मरीजों में क्या हो जाती है? यही की कमी हो जाती है। डायबिटीज के मरीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? जिंक की दवा दी जाती है। तो सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि बताओ इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो यह जिंक पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। बात समझ में आई? बोलिए। तो जिंक की क्या होती है? जिंक की दवा दी जाती है, ठीक है। जामुन में क्या पाया जाता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जामुन जो पेड़ में होती है जी, जामुन, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो है ना जिंक पाया जाता है। करी पत्ता, ठीक है, इस सब में जिंक की मात्रा होता है। इसीलिए शुगर के मरीज को देखोगे ना तो वह जामुन एकदम क्या करता है? रगड़ के खाता है, उसका बीज को ले करके और सुखा करके चूर्ण बना करके फेंकता है, ठीक है। इंसुलिन उस हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे? पेनक्रियाज जो है ना, यहाँ देखो मेरे भाई, एक एंजाइम छोड़ दिया और उसके बाद में यहाँ पर देखो यह हार्मोन्स छोड़ रहा है, ग्लूकेगान, इंसुलिन। तो यह सब क्या है? तो यह सब जो है ना यह हार्मोन्स छोड़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि हार्मोन्स भी छोड़ दिया, एंजाइम भी छोड़ दिया, अर्थात पेनक्रियाज को क्या बोल सकते हैं? मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? यह क्या है? मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि यह एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, ठीक है। गामा सेल से क्या निर्माण होता है? तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण होता है और यह करता क्या है? भोजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइट को बढ़ाता है, ठीक है। लिखो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है और यह करता क्या है? फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद हाइट को क्या करता है? ग्रोथ करता है। हाइट ग्रोथ होती है तो बच्चा खाए, जवान हो जाए, बूढ़ा खाए, जो भी हो जाए, ठीक है। तो यह जो है ना सोमैटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा जो भोजन करोगे ना तो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपको हाइट बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा का हमने क्या बताया था? लीवर के बारे में बताया था, यकृत के बारे में बताया था। यह शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग का बोलेगा तो स्किन, और में बोलेगा तो लीवर, ठीक है। बॉडी मतलब शरीर का, बॉडी का, ठीक है। बॉडी का सबसे बड़ा अंग हो गया कौन सा? तो सबसे बड़ा अंग हो गया स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा। इसके अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। लिखो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। डर्मेटोलॉजी, ठीक है। सुने हो ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। तो बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो है ना, बॉडी का बोलेगा तो स्किन, बात समझ रहे हो, और बॉडी में बोलेगा, ठीक है। बॉडी में
सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो यह जो है ना आपका लीवर होता है, यकृत होता है, और इसका वजन जो है ना कितना होता है, तो 1.5 किलो का होता है, ठीक है। रेलवे एक बार पूछा हुआ है। ग्रुप डी सबसे ज्यादा जो है ना इसी का होता है वजन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना लार्जेस्ट इसी का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे ज्यादा वजन होता है हमारे शरीर में किसका, तो यह होता है लीवर का। और उसके बाद जो है ना सबसे ज्यादा वजन लिख दिया, और उसके बाद होता है ब्रेन का। ब्रेन का वजन कितना होता है, तो 2% वेट ऑफ मैन, ठीक है। वेट ऑफ मैन, आदमी के वजन का क्या होता है, 2% वजन जो है ना वह ब्रेन का होता है, 1350 ग्राम होता है, ठीक है। मिटा दे, बात समझ में आ रही है, बोलिए। तब हम लोग चल चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। इतना यदि कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आशा करके चलिए। और इतना जो है ना यदि आपको पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और खास करके एनटीपीसी में खूब पूछता है जी सब सवाल रेलवे ड्राइवर के लिए। रेलवे वाला जो है ना जिक्के और में जिक्के में जो सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपका यही सब साइंस, ठीक है। चलिए देखो लीवर के बारे में बता रहे थे, तो चलिए लीवर, उसके बाद में और क्या बताना, इसका अध्ययन क्या होता है, तो हेपेटोलॉजी होता है। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी क्यों होता है, तो हेपेटोलॉजी कहने का अर्थ है ना कि इसमें हेपेटिक सेल पाया जाता है, इसीलिए इसका अध्ययन जो है ना हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर के बारे में देखो कौन कौन सेल पाया जाता है, तो एक पाया जाता है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा का क्या होता है आपका कुफर सेल पाया जाता है, ठीक है। कुफर सेल पहला हो गया हेपेटिक सेल, दूसरा का हो गया कुफर सेल, ठीक है। लीवर में जो है ना यही हेपेटिक सेल मर जाता है, दारू वगैरह पियोगे ना, नशा करोगे तो क्या हो जाएगा, निकाल दे टोपी। चलिए थोड़ा सा जो है ना एंटीना अब और अच्छा पकड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल क्या होता है, तो हेपेटिक सेल जो है ना वह होता है लीवर में पाया जाता है। और यह करता क्या है ना जी, यह लीवर को पूर्ण जनरेशन करने का काम करता है, अर्थात लीवर में रीजनरेशन की पावर होती है। लीवर कट जाएगा ना तो फिर से रीजनरेट कर जाएगा, और यही हेपेटिक सेल जो है ना फिर से क्या होगा, जन्म लेगा। तो लीवर में कौन सा सेल जन्म लेगा दोबारा, तो आपका हेपेटिक सेल जन्म लेगा। और दारू वगैरह पीजिएगा तो होगा क्या, आपका हेपेटिक सेल मर जाएगा, और मर जाएगा तो लीवर में सूजन हो जाएगी, जिसको सिरोसिस नामक बीमारी बोला जाता है, ठीक है। तो यह सेल जो है ना, सेल क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा, और सेल जब डेड कर जाएगा तो सिरोसिस नामक क्या हो जाएगी, सिरोसिस बीमारी हो जाएगी। तो सिरोसिस बीमारी किससे संबंधित है, लीवर से। इसमें होता क्या है, यह जो है ना सूज जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, ठीक है। और कुफर सेल क्या करता है, यह जहर के प्रभाव को भी कम कर देता है, अर्थात जो मरीज खाता है, मरीज क्या खाएगा जी, जो व्यक्ति जहर खा के मर जाता है ना, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसकी जांच की जाती है, तो आपका लीवर की जांच की जाती है, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसा नहीं कि पेट की जांच किया जाता है, सब जो है ना सीधा सेल जो है ना गला करके सीधा भेज देगा कि जाओ कहां पर, लीवर के पास जाओ। लीवर के पास कुफर सेल जाता है ना, तो करता क्या है ना, यह कुफर सेल उससे लड़ता है, लेकिन कुफर सेल कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ जाता है तो कुफर सेल मर जाती है। अर्थात डॉक्टर करेगा क्या, पोस्टमार्टम की जब जांच करेगा ना, तो कुफर सेल का क्या करेगा, जांच करेगा कि व्यक्ति सही में जहर खैले है कि कोई खिला देले है, ठीक है। कुफर सेल यह करता क्या है, जहर के प्रभाव को कम कर देता है, जहर के प्रभाव कम कर देता है, जहर के प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है। अर्थात यह करेगा क्या, तो बैक्टीरिया वगैरह से लड़ जाएगा। इसमें जो है ना लीवर में क्या होती है, रीजनरेशन पावर होता है, रीजनरेशन की शक्ति होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है पूर्ण से विकास करना अपने आप को, उसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। कहा जाता है कि 70% लीवर जो है ना कट जाता है तो फिर से क्या होगा, लीवर अपने आप को रीजनरेट कर देगा, ठीक है। लीवर में दो कलर पाया जाता है, एक होता है आपका बिलीवर्डिन और दूसरा होता है बिलिरुबिन, ठीक है। इसमें कलर जो है ना, लीवर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लीवर का कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं अब जो है ना लीवर से भी सवाल पूछे, पेनक्रियास से पूछे, कहीं से पूछे, ठीक है, एकदम पूरा मार करके आइएगा। कलर जो है ना यह कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एक होता है कलर प्रोवाइड कराने वाला बिलिवर्डिन, और दूसरा होता है बिलिरुबिन, ठीक है। तो लिखो बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन हो गया, और दूसरा का लिख लो बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन क्या होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर यह करता क्या है ना जी, तो यह जो है ना हरा कर देता है। मुर्गा वगैरह को काटते हुए देखोगे ना, तो सबसे पहले लीवर का जो यह बिलिवर्डिन सेल होता है ना, वह काट करके बाहर निकाल देता है। अर्थात यदि यह कट गया, वह मीट पर गिर गया तो पूरे मीट को खराब कर देगा, यही बिलिवर्डिन के कारण, ठीक है। और बिलिरुबिन क्या होता है, यह येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो पिगमेंट होता है। यह करता क्या है ना, प्रोड्यूस करता है लीवर बिलिरुबिन से येलो कलर। तो यह करता क्या है, शौच को पीला कर देगा, लैट्रिन को क्या कर देगा, शौच का पीला रंग जो है ना, शौच का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यह बिलिरुबिन के कारण होता है। और दूसरा का जो है ना, यदि अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन आपका बॉडी छोड़ देगा तो आपको शरीर पीला कर देगा, जिसको ज्वाइंटिस बोलेंगे, पीलिया रोग हो जाएगी, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनने के कारण। तो पीलिया रोग जो है कब होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब जाकर के पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग किससे संबंधित है, तो लीवर से संबंधित है, और रेलवे यह भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है।
समझ में आई बात? बोलिए, इसमें जो है ना लीवर में कौन कौन सा मेटल पाया जाता है, तो इसमें आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है और पोटासियम पाया जाता है। ठीक है, लीवर में कौन कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया और पोटासियम हो गया। इसके अलावा जो है ना यह कौन सा विटामिन को स्टोर करता है, तो विटामिन स्टोर करने वाला लिख लो, विटामिन स्टोर कौन कौन करता है, तो एक हो गया ए विटामिन, डी विटामिन और उसके बाद में ई विटामिन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रेटिनॉल होता है इसका नाम, विटामिन ए का, इसका कैल्सिफेरॉल होता है और उसके बाद में इसको फ्लोक्वेनिन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, विटामिन एक वो है ना, इसका खोज किसने किया था, तो शिप फंक नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने विटामिन की खोज किया था। विटामिन अलग टॉपिक है जी, इसमें अभी नहीं जाना है। और उसके बाद में और लिखोगे लीवर के बारे में, तो लीवर जो है ना वह केटाबॉलिज्म को दर्शाता है कि मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है। केटाबॉलिज्म कट 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 कट, यह जो है ना तोड़ने फोड़ने का काम करता है। ठीक है, और बच्चा में खून कहां पर बनता है, तो लीवर में बनता है, मेसोडर्म के अंदर। लिखोगे, लिख लो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बच्चा में खून कहां बनता है, तो बच्चा में खून जो है ना ब्लड, वह कहां बनता है, लीवर में बनता है। बच्चा में खून लीवर में बनता है, लीवर में बनता है कहां पर, तो मेसोडर्म के अंदर, मेसोडर्म के अंदर बनता है बच्चा में खून। ठीक है, और उसके बाद में हम सब में कहां बनता है, तो आपका हम सब का खून जो है ना वह बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में। जबकि इसका जो है ना डेट कहां पर होती है, स्प्लीन प्लीहा में होता है, ब्लड में। हम पढ़ाएंगे तो लीवर से और पेनक्रियास से कैसे भी अब सवाल घुमा करके पूछे, अब आपसे जो है ना वह बन जाएगी। ठीक है, मिटा दे। अब भोजन को कहां पर ले जाते हैं, तो भोजन को हम ले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए और यहां से एक सवाल एकदम कंफर्म छप जाता है। अब थोड़ा सा और है डाइजेशन में, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाएंगे, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा बिली के द्वारा। ठीक है, सॉरी, चलो उसके बाद अब क्या होगा, इस तरह से यह फूड पाइप हो गया, यह आपका फूड पाइप और यह आपका बन रहा है आलू का सपाटा बन गया जी। इस तरह से कुछ होता है डायग्राम। ठीक है, तो यह हो गया आपका, आप क्या हो गया, ओसोफेगस हो गया। पहला हो गया आपका कार्डियाइक, दूसरा हो गया फंडिक और तीसरा का हो जाएगा पाइलोरिक। यह हो गया आपका कार्डियाइक, यह हो जाएगा फंडिक, यह हो जाएगा आपका पाइलोरिक। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया आपका पेनक्रियाज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, लीवर में क्या होता है, यह छूट गया था आपका गॉल ब्लेडर होता है। ठीक है, जो करता क्या है ना, यह लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है। 7.4 होता है बाइल जूस का पीएच वैल्यू। ठीक है, और यह क्या है आपका, तो यह गॉल ब्लेडर है। ठीक है, गॉल ब्लेडर है, इसको क्या बोला जाता है, पित्त की थैली बोला जाता है, पित्त की थैली। और पित्त की थैली से क्या होता है, पित्ताशय रस यहाँ पर जमा होता है और यह बाइल जूस का क्या करता है, तो बाइल जूस जो है ना यह प्रोड्यूस करता है। इसकी नेचर कैसा होता है, तो बेसिक होता है। बेसिक बोले तो इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, बाइल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है। और यह जो है ना आपका क्या है, गॉल ब्लेडर होता है। गॉल ब्लेडर में बाइल जूस जाकर के स्टोर होती है और यही बाइल जूस होगा क्या, ज्यादा देर तक स्टोर हो जाएगा ना, ज्यादा देर तक स्टोर हो जाएगा तो यह स्टोन बना देगा, जिसको कैल्शियम ऑक्जिलेट बोलेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है, तो यह पत्थल होता है। तो शरीर में पथली वगैरह जो होता है ना, यह किसका फॉर्म होता है, यह कैल्शियम ऑक्जिलेट का फॉर्म होता है। ठीक है, यह जो है करेगा क्या, कि यदि बाइल जूस ज्यादा देर तक स्टोर रहेगा गॉल ब्लैडर में, तो यही क्या कर देगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा। अब यहाँ से जो बाइल जूस है ना, यह जाएगा एसिडिक भोजन में, यह क्या कर देगा, बेसिक जाएगा। और यहाँ से पेनक्रियाज जो है ना, यह 3 एंजाइम जो बनाइले है, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यह छोड़ देगा और भोजन कहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत, और इसका भी 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपका कौन सा, तो पहला होता है आपका पाइलोरिक होता है। उसके बाद में पाइलोरिक नहीं होता है जी, पहला क्या होता है, तो पहला होता है आपका, 1 मिनट, आवाज ठीक ठाक जा रही है, चलिए ठीक है। तो भोजन यह जो है ना, यह कहाँ चला गया, तो भोजन जो है ना यह चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका जो है ना वह 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, लिखो, इसका 3 पार्ट होता है। पहला होगा डुओडेनम, डुओडेनम हो गया। उसके बाद में जेजुनम हो गया, जेजुनम।
जेजुनम हो गया, और तीसरा जो है ना आपका इलियम हो गया, ठीक है। डुओडेनम और जेजुनम क्या करता है, यह भोजन को पसार देता है। भोजन को पसारने का काम किसका होता है, तो भोजन को पसारने का काम जो है ना वह डुओडेनम जेजुनम का होता है। और यहाँ पर जो है क्या है आपका, तो इलियम होता है, ठीक है। लास्ट पार्ट वाला क्या होता है, इलियम होता है। और यहाँ पर विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। विली लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यह भोजन से क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फूड से एनर्जी क्या करता है, अब एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व मत लिखो, एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। छोटी आपके आखिरी कोर पर और लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआती दौर पर क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। यह वेस्टेज ऑर्गन है, जानवरों में यह भोजन पचाने का काम करता है। हम सब में जो है ना यह क्या हो गया, वेस्टेज ऑर्गन हो गया। पुराने जमाने में आदि मानव के काल में जब घास भूसा खा जाते थे तो यही अपेंडिक्स मिल करके भोजन को डाइजेस्ट करता था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो है ना 80% भोजन ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं होता, इसीलिए अपेंडिक्स काम नहीं करती है। और डॉक्टर जो है ना यदि ऑपरेशन करते हैं ना तो अपेंडिक्स जरूर निकाल देंगे, नहीं तो यही अपेंडिक्स बढ़ जाएगा ना तो दर्द करेगा, तुम बाप बाप का आवाज करोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलो। यह जो है क्या हो गया, यह आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में पहला होता है कोलोन, रेक्टम और एनस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे 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 यहाँ पर लिखता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है क्या, बड़ी आंत होती है। और इसका भी 3 पार्ट होता है, कोलोन हो गया, उसके बाद में रेक्टम हो गया, और उसके बाद में एनस हो गया, ठीक है। कोलोन क्या करता है, यह जल का अवशोषण करता है, ठीक है। जल का क्या कर लेता है, अवशोषण करता है। डायरिया नामक बीमारी में यही लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वह काम नहीं करता है, और पानी की कमी हो जाती है तो पानी चढ़ाया जाता है व्यक्ति को। तो यह जल का क्या करता है, तो जल का अवशोषण करता है। जल को सोखने का काम, जल को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, तो कोलोन का होता है। और पचा हुआ भोजन जो है ना, डाइजेस्टेड भोजन, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल के रूप में यह कोलोन कहाँ पर यह स्टोर होगा, तो यह रेक्टम में जो है ना यह स्टोर होगा लेटरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्टेड भोजन या इसी को वेस्टेज पदार्थ स्टोर होता है कहाँ पर, यह होता है रेक्टम में। और एनस को क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। और गुदा के द्वारा क्या हो जाता है, यह शौच जो है ना बाहर निकल जाता है, ठीक है। शौच बाहर निकल जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो एनस के द्वारा। इसी में शौच जो है ज्यादा देर तक जमा रहेगा ना तो इससे क्या होगी, पाइल्स नामक बीमारी हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी, ठीक है। तो यह बात समझ में आई, डाइजेशन जो है वो आपका खत्म हो गया। आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, रेस्पिरेशन, ठीक है। मिटा दे तो 1 मिनट बना रहिएगा, पानी पी लेते हैं और देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 25 से 26 मिनट में हमने क्या कर दिया, पूरा डाइजेशन को बता दिया जी, ठीक है। मिटा रहे, चलो इतना यदि आप कर ले रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर बताते हुए, और उसके बाद में इसकी भी कहानी को खत्म करते हुए हम लोग चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन तंत्र लिखो, श्वसन क्रिया, ठीक है। रेस्पिरेशन, और उसके बाद में दूसरा का हम चलो समझा देता हूं, पहल का रेस्पिरेशन और दूसरा का जो है ना वह ब्रेथिंग, ठीक है। ब्रेथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन लियो, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या कर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। हम लोग जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, वह ब्रेथिंग कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे ही हमने क्या किया, लिया, तो जो फूड पार्टिकल जो है ना, फूड पार्टिकल यह क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और ब्रेक करके क्या करेगा जी, एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो हम लोग का हाइट क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन गई है ना तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं, तो फूड पार्टिकल ब्रेक करके हम लोग को एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्टेज मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीथिंग में होता है क्या, कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देना, यही कहलाता है ब्रीथिंग। और यह जो है ना 2 तरह के होता है, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा का होता है आपका एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेना, ऑक्सीजन टेक्स द ऑक्सीजन, उसको बोलता है इनहेलेशन। और CO2 को क्या होता है, बाहर निकालना।
वह होता है आपका एक्सहेलेशन। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना कौन सा गैस कितना मात्रा में है, चलो बताता हूँ। एक तरफ लिख लिया हम इनहेलेशन और दूसरा तरफ लिख लेता हूँ एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में आपका नाइट्रोजन जो है ना वह 78% क्या होता है हमारे बॉडी में जाते हो। ठीक है, हमारे बॉडी में कितना जाता है नाइट्रोजन, 78%। लेकिन हमारे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं बॉडी में कि नाइट्रोजन को क्या कर ले, वह एब्जॉर्ब कर ले। इसीलिए जो है ना नाइट्रोजन 78% जाएगा और 78% का 78% क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में अगला लिख लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना वह कितना है पूरे एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है। हमारे बॉडी में 21% ऑक्सीजन जाता है, लेकिन 4% बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन चाहिए तो 4% बॉडी जो है ना वह एब्जॉर्ब कर लेता है और 17% ऑक्सीजन को क्या करता है, यह बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना 0.03% है। यह याद रखना है जी, ऐसा ना कि 3% ऐसा मतलब अप्रॉक्स में दिक्कत हो जाएगा, ऐसा पूछा हुआ सवाल है। तो 0.03% है, यह जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में। और यह 4% जो ऑक्सीजन लिए है ना, इसको क्या करता है, यह ले करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो 4 + 0.3 यह कितना हो जाएगा, 4.03। ठीक है, 4.03% जो है ना यह कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है और बाकी का बचा हुआ कितना होता है, यह अदर गैसेज होते हैं। ठीक है, अदर गैस जो है ना यह बच गया हमारे बॉडी में जाता भी है और निकल भी जाता है पूरा का पूरा। तो यही तो प्रोसेस है। उसके बाद में भाग लेने वाले हमारा ऑर्गन। ठीक है, तो किस किस ऑर्गन से जो है ना कौन कौन क्या सांस लेता है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में भाग लेने वाला, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला बॉडी पार्ट। ठीक है, भाग लेने वाला सिस्टम, भाग लेने वाला तंत्र लिखो ना, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाला क्या लिखोगे, ऑर्गन। हाँ लिखो, किस ऑर्गन के द्वारा लेता है कौन। तो पहला जो है ना आप लिख लीजिएगा कि आदमी, ह्यूमन जो है ना वह किसके द्वारा सांस लेता है, तो यह जो है ना फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। एक बार सवाल पूछा हुआ है कि फेफड़ा का दूसरा नाम क्या होता है, इसको फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ा को क्या बोला जाता है, फुसफुस बोला जाता है। उसके बाद में दूसरा का हो गया फ्रॉग। फ्रॉग जो है ना यह किससे सांस लेता है, तो इसका 3 स्टेज चलता है। पहला जो है ना यह टैडपोल होता है। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन एज में चला जाता है, मतलब यंग में चला जाता है। और उसके बाद फिर आ जाएगा क्या सा, तो फिर आ जाएगा आपका बुढ़ापा अवस्था में। ठीक है, तो पहला हो गया टैडपोल। टैडपोल रहेगा तो किस से सांस लेगा, तो यह गिल्स से सांस लेगा। ठीक है, गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला हो गया आपका यंग में, एडल्ट एज में किससे सांस लेता है, तो यह लंग्स से सांस लेता है। ठीक है, और उसके बाद में अनएक्टिव हो जाता है, अर्थात यह बुढ़ापी की अवस्था में चल जाता है तो पूरे स्किन से सांस लेता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, मछली जो है ना, फिश जो है ना वह किससे लेता है सांस, तो यह गिल्स से सांस लेता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा कि इंसेक्ट, बाकी सब कॉकरोच वगैरह बच गया ना, कॉकरोच जो है ना वह किससे सांस लेता है, तेलचट्टा, तो यह ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। जो बच उच गया ना वो सब किससे सांस लेगा, यह ट्रेकिया के द्वारा सांस लेगा, जितने सारे इंसेक्ट है। ठीक है, अब जो है ना हम बताते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। मिटा दे यह वाला, चलिए ह्यूमन का क्या बताता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना कैसे यह सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, चलिए सॉरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हेडिंग लगा लीजिए कि मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, अब सुनो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद कहानी। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा फूड पाइप, नहीं इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन पाइप। ठीक है, यहाँ से यह और आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इस तरह से बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ कर दिया। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, यह फेफड़ा बना देंगे, यह बना दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोला जाता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब होता है नाक। ठीक है, हम लोग सांस किसके द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा कि मुंह के द्वारा, दोनों में से कोई नहीं, फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, नाक और मुंह तो मार्ग है जी, फेफड़ा नहीं कहेगा तो कहाँ से ऑक्सीजन लीजिएगा। ठीक है, तो नोस्ट्रिल हो गया। उसके बाद में नसल कैविटी हो गया, नसल कैविटी हो गया। नसल कैविटी का मतलब नाक में खाली जगह को नसल कैविटी बोलते हैं। नाक का बाल अत्यंत प्यारा होता है, धुलकन को क्या करता है, सटा लेता है, जो यह बाल होता है। उसके बाद जो यही निकाल करके गोलियाते रहते हो ना, नसल कैविटी। ठीक है, उसके बाद में अगला होता है फाइरेंक्स। फाइरेंक्स हो गया और उसके बाद में इसको बोलते हैं लाइरेंक्स।
लाइरिंग्स क्या होता है, इसको क्या बोलता है, स्वर यंत्र बोला जाता है, स्वर तंत्र बोला जाता है। अर्थात स्वर तंत्र के द्वारा क्या होता है, आवाज निकलता है, ठीक है, आवाज निकलता है किसके द्वारा, तो आवाज निकलता है आपका लाइरिंग्स के द्वारा। यहाँ पर मारिएगा तो आवाज जो है चेंज कर जाएगा, हम ऐसे बोल थोड़ी रहे। तो यह कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो यह प्रोड्यूस जो है ना आपका होता है लाइरिंग्स के द्वारा, और फिर उसके बाद में आ जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, तो इंसेक्ट वगैरह इसी से तो सांस लेता है। उसके बाद में ब्रोंकी, ब्रोंकियोस और अल्वोली, ठीक है, इस तरह से बना देना है, ठीक है। और नहीं समझ में आ रही है तो अच्छा से देखते चलिए, समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी जो है तो हम संभाल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डायफ्राम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ हो गया नोस्ट्रिल नसल का भी फाइलेक्स लाइनेक्स ट्रेकिया, इसको बोला जाता है ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकिया हो गया। उसके बाद में यह ब्रोंकियोल्स हो जाता है, ब्रोंकी ओल्स हो गया, और उसके बाद में यह अंदर का क्या हो जाता है, अल्वोली हो गया, ठीक है। अल्वोली में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर होती है। O2 क्या होता है, तो स्टोर कहाँ पर होता है, अल्वोली में होता है। कोरोना में क्या होता है, यही में आपके आके कोरोना भर जाता है। अल्वोली जो है ना वह ठीक तरह से काम नहीं करता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन नहीं स्टोर हो पाती थी और व्यक्ति क्या हो जाता था, मर जाता था। इसको हम लोग बोलेंगे राइट लंग्स, राइट लंग्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग्स बोलेंगे, ठीक है। इसका बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, बाहर का मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, यह झिल्ली जो है ना किसका बना होता है, तो इसको प्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अर्थात यह प्यूलर मेम्ब्रेन का बना होता है। तो फेफड़ा के बाहर का झिल्ली क्या कहलाता है, तो झिल्ली जो है ना यह मेम्ब्रेन कहलाता है, प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। फेफड़ा के बाहर का झिल्ली प्यूलर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम करता क्या है, तो डायफ्राम जो है ना ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो यह किसका मूवमेंट जो है ना पूछता है कि किधर मूवमेंट होता है, यह ऑक्सीजन लिए तो यह ऊपर चला गया, और उसके बाद में छोड़े तो डायफ्राम जो है ना यह क्या करेगा, नीचे हो चला जाएगा, ठीक है। तो O2 लेने पर क्या होता है, O2 लेने पर इधर जाएगा, तो O2 लेने पर जो है ना यह ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सुनो, हम बता रहे हैं, जो ऐसे कर रहे हैं ना तो योगा थोड़ी कर रहे हैं, ऊपर गया छोड़े नीचे गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेने पर ऊपर, और CO2 छोड़ने पर, CO2 छोड़ने पर जो है ना वह नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि रट करके बैठे हो, अभी ऑक्सीजन लेकर के योग करके दिखा भी दिए। डायफ्राम करता क्या है ना जी, तो डायफ्राम यही ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ले तो लेते हैं, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना फेफड़ा के पास उतना शक्ति है ही नहीं कि यह जो है ना बाहर निकाल दे। तो यही क्या करता है, डायफ्राम जो है ना लिया हुआ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या करता है, बाहर निकाल देता है। डायफ्राम का यही तो काम होता है। इतनी से तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो शेप जो है ना यह C आकार का होता है, बड़ी ही नाजुक होता है यहाँ पर डायफ्राम, ठीक है। यह फेफड़ा क्या करता है, लंग्स जो है ना, लंग्स तो ऑक्सीजन का टंकी है जी, O2 की टंकी है, अर्थात यह ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ऑक्सीजन स्टोर कर तो लिया, लेकिन लिया गया ऑक्सीजन को जो है ना वह बाहर नहीं निकाल पाता है। तो यही डायफ्राम की मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इनको हमने क्या बोला, तो इसको हमने इंटरनल रेस्पिरेशन बोला, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन की सब बात कर रहा हूँ कि नोस्ट्रिल गया, नसल कैविटी, फाइलेक्स लाइनेक्स ट्रेकिया, इतना तो एकदम मस्ट है कि याद रखना पड़ेगा जी। सबसे पहले नाक में जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद में ट्रेकिया, नोस्ट्रिल हो गया, फिर नसल कैविटी खाली जगह, फिर यहाँ पर फाइलेक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ठीक है। ब्रोंकी, ब्रोंकियोस, अल्वोली। ब्रोंकी क्या है, मार्ग है जी, उसके बाद ब्रोंकियोस भी मार्ग है। ऑक्सीजन जाकर के स्टोर कहाँ पर होता है, अल्वोली में। सवाल जो है यह ज्यादा पूछता है कि ऑक्सीजन जो है कहाँ स्टोर होता है, अल्वोली में स्टोर होता है। डायफ्राम का काम क्या होता है, तो डायफ्राम जो है ना ऑक्सीजन ले लेता है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है ढकेल करके, ठीक है। यही डायफ्राम करता है। और एक बात और बताएं तो सुनो, हम बताता हूं थोड़ा सा, एक बात तुझे बतलाऊं इस तरह से, ठीक है। देखो, इसको हमने बोल दिया क्या, तो इसको हमने बोल दिया फूड पाइप, ठीक है। इसको हमने बोल दिया फूड पाइप, और इसको हमने बोल दिया O2 पाइप, ठीक है। O2 पाइप, जब हम यहाँ से भोजन करते हैं ना तो यहाँ पर एक छोर होता है जिसको इपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इपिग्लोटिस करता क्या है, यह चौराहे के पुलिस का काम करता है। चौराहे की पुलिस का काम कौन करता है, पुलिस का काम जो है ना यही आपका इपिग्लोटिस करता है। अर्थात भोजन जाता है ना तो इपिग्लोटिस करता क्या है ना, भोजन जाता है तो ऑक्सीजन पाइप को बंद कर देता है, पूरा भोजन चला जाता है कहाँ पर, फूड पाइप में। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि आपका ब्रेन जो है वह नर्वस होता है, ठीक है। ब्रेन जो है ना, आप खाना खाते हैं, कहीं याद करते हैं किसी और को, तो काम सही तरीका से इपिग्लोटिस नहीं कर पाता है, इसलिए अनडिस्टर्ब हो जाता है आपका इपिग्लोटिस, और बंद करना होता है फूड पाइप को, ठीक है। तो बंद करना होता है ऑक्सीजन वाला पाइप को, तो बंद कर देता है फूड पाइप को, और पूरा भोजन जो है ना वह O2 पाइप
पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हिचकी आती है, ठीक है, तो तुरंत ब्रेन आपका जागेगा कि वो खाना खा रहे थे, और एपिग्लोटिस जो है ना फिर से एक्टिव हो जाएगा और पूरा भोजन को ढकेल करके यह डायफ्राम जो है ना बाहर निकालेगा, और फिर यह भोजन कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी तो सड़कता है तो नाक से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर रहे थे, किसी और को कहिएगा कि याद हमको वह कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना, ठीक है, और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ में आई बात। अगला हेडिंग लगा लीजिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, अभी जो है ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में दूसरा का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पूरा कहानी ही बता दिया जी। अभी बिहार पुलिस का फॉर्म ही भरा, आज क्या तारीख है, आज जो है ना 3 तारीख कौमा महीना, चौथा महीना 2025, आज है अभी फॉर्म जो है ना 17-18 तक डेट है, और एग्जाम होगा अगस्त में, उस तक जो है ना सिलेबस पढ़ा करके और उसके बाद में सेट भी लगवा देंगे, ठीक है। चलिए तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ना यह क्या होता है आपका बाहरी, ठीक है, बाह्य हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बाह्य श्वसन तंत्र। इसमें जो है ना 2 तरीका से होता है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो प्रोटोप्लाज्म हो गया, और दूसरा का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। भोजन किस रूप में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यह जो है ना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी होता है। अच्छा ये क्रेब्स साइकिल होता क्या है, क्रेब्स साइकिल जो है ना प्रोसेस चलते रहेगा, साइकिल बनाएगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म यहाँ कितने होते हैं, तो 4 गो प्रोटोप्लाज्म होता है, 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2+2 करके, ठीक है। यह 2 प्रोटोप्लाज्म को हम ऑलरेडी छोड़ दिए, ठीक है, यह 2 प्रोटोप्लाज्म को छोड़ दिया, और यह 2 प्रोटोप्लाज्म जो है ना यह क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और जब ब्रेक करेगा ना तो देखो 2 प्रोटोप्लाज्म टूट जाएगा, तो एक प्रोटो टूटेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक करता है। वेरी सॉरी, बना रहिएगा, ठीक है।